वेलकम टू ड्रीम स्टेशन चैनल। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपकी पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं साथ साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री स्टार्ट की जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने पॉलिटी में भी दिया था, मैं सबसे पहले कुछ चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उन चैप्टर्स को मैं क्रमशः रोज पढ़ाया करूंगा। सबसे पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, आपको हिस्ट्री को समझने के लिए मैं पहले पूरी साइकिल जस्ट आपके माइंड में बता देता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई और ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम अदर सब्जेक्ट से लिंक कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो आप तीन पार्ट में बांट सकते हो। एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, मेडिवियल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न मींस आधुनिक इतिहास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आता है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इससे गुजरना होगा, देन इससे, और तब इस पे जाएंगे हम। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर काफी टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए एंशिएंट पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बट आपको एक ओवरऑल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है, क्या क्या घटा, तब जाके ये मॉडर्न हिस्ट्री क्रिएट हुई। ओके, सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, हिस्ट्री के हमारे पास जो सबूत या कह सकते हो कुछ हमें थोड़ा सा भी पता है, वो हमें पता चलता है। एक पाषाण काल आपने सुना होगा, जिसमें कि पत्थर वगैरह से चिंगारी करके निकालते थे, आग वगैरह, वो आपने सब सुना होगा। ठीक है, वहां से कुछ हमने अंदाजा लगाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे जो इतिहासकार हैं उन्होंने खोजा। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो एक रामायण आपने सुना होगा, फिर महाभारत आई, फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रूफ्स हैं, जो सबूत हैं, वो है फिर सिंधु घाटी सभ्यता से। ये एग्जाम्स में नहीं आते। ओके, वैसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है, बट एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम्स में यहां से आने स्टार्ट होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एज वेल एज वैदिक सिविलाइजेशन। आई मीन टू से यहां से स्टार्ट होते चैप्टर 1 से। बट मैंने ये दो चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हम सभी पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमें कोई हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करता है तो सब इंडस से स्टार्ट करते हैं, काफी सारा हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, बट धीरे धीरे हिस्ट्री हमें बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, तो हमें सभी को थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस तरह से हड़प्पा सभ्यता होती थी। ठीक है, लोथल होता था वहां पे एक जगह, राखीगिरी होती थी। ये सब चीजें हम सभी ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बाद में ही पढ़ाऊंगा, जब सारी हिस्ट्री रिकवर हो जाएगी मैं आपको ये वाले दो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं स्टार्ट जो करूंगा वो आपको पढ़ाना वो चैप्टर नंबर 3 से करूंगा, महाजनपद से। ये महाजनपद क्या होते हैं? 16 महाजनपद होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता सभी ने पढ़ा हुआ है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, इसको आप टेंशन ना लेना। वैदिक सभ्यता, जिसमें वेद लिखे गए चारों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद लिखे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16 महाजनपदों का विकास हुआ। उसमें जो हमारे भारतीय स्टेट जैसे इस टाइम 28 हैं, उस टाइम पर 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, उसमें कुछ एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी था, वो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर में। ओके, फिर चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। तो बुद्धिज्म, आप सभी को पता बुद्धिज्म का विकास कहां से स्टार्ट होना, वो गौतम बुद्ध से। तो यहां से मैं पूरा बताऊंगा गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उन्होंने ज्ञान कहां से प्राप्त किया, ज्ञान कहां दिया, क्या हुआ उनकी लाइफ में, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। एक एक पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। हिस्ट्री ऐसे पढ़ाने वाला हूं, एक इंटरेस्ट के साथ एक पूरी कहानी बताया करूंगा। चाहे मैं कुछ भी बताऊं, कोई सी भी डायनेस्टी बताऊं, किसी भी इंसान के बारे में बताऊं, मैं आपको पूरी कहानी अच्छी तरीके से लिंक कर दूंगा। ठीक है, फिर जैनिज्म, उसको मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे मगध का किस तरह विकास होता है, किस तरह से उदय होता है, उसमें कौन कौन सी वंश आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हरंका वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनके बारे में बताऊंगा। धनानंद कौन था। ठीक है, ये सब चीजें। आगे चले, चैप्टर नंबर 9, किस तरह से ईरान वालों ने या यूनान वालों ने हमारे भारत पर हमला किया, जिसमें सिकंदर का हमला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर आपका उसके जितने भी आगे के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अशोक बनता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ अशोक के बारे में। अशोक के धाम वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए अलग चैप्टर में किया है। मौर्य साम्राज्य का जो भी प्रशासन है उसको चैप्टर नंबर 11 में मैंने डेकोरेट किया है, और चैप्टर नंबर 12 में मैंने
डेकोरम बनाया है आपका कला और अशोक के धर्म से रिलेटेड। गॉट इट। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें मौर्य साम्राज्य में जो जब खत्म हो गया था तो छोटे छोटे कुछ वंशों ने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा, कुछ कबीले आए, तो उनमें से पोस्ट मौर्य डायनेस्टी का मीन्स जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया तो उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश और चेदी वंश आए। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 is about the post-Mauryan dynasty, but what we will study here about the Indo-Greek invasion कि भारतीय यूनानी, इन्हें हम बोलते हैं भारतीय यूनानी आक्रमण। ओके, फिर शक डायनेस्टी, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहलव डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, ये हम सब पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट द गुप्त डायनेस्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 16 इज अबाउट द गुप्त डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने मौर्य का अलग से पढ़ा था, और इसके हम साथ साथ सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, धर्म लाइफ और आर्ट लाइफ। ओके, इसमें मैं आपको पूरी आर्ट वगैरह सब बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आर्ट्स का उदय हुआ। चैप्टर नंबर 17 इसमें हम पढ़ेंगे पुष्यभूति, वर्धन डायनेस्टी, इसमें हर्षवर्धन काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, चैप्टर नंबर 18 अब हम साउथ इंडिया पे आएंगे। साउथ इंडिया में साथ के साथ क्या चल रहा था समकालीन में। सबसे पहले संगमेज क्या था, ठीक है, इसे संगमेज ही क्यों कहते थे, और इसमें कितने सारे छोटे छोटे कबीले जैसे पल्लव हो गए, वत्तापी चालुक्य हो गए, वेंगी चालुक्य हो गए, ये दोनों चालुक्य क्या थे, कैसे थे, हम सब ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल्याणी चालुक्य और चोला डायनेस्टी। ओके, चैप्टर नंबर 21 में हम बंगाल और कश्मीर का इतिहास देखेंगे, जो सबसे लास्ट वीडियो है। तो इसमें आपने देखा होगा कश्मीर की जो सुंदरता का वर्णन है वो राजतरंगिणी में किया था कल्हण ने। तो ये पेन क्यों नहीं चलता है यार, ये पेन बदतमीज है। तो कश्मीर का जो सुंदरता का वर्णन किया था वो राजतरंगिणी में कल्हण ने किया था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहने वाला हमारा ओवरऑल लेक्चर। तो ड्रीम स्टेशन से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ये ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, और बाकी जो इसका इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, और मैं चैनल के नीचे भी दूंगा, जो मैं वीडियो आपको मिलेगा उसके नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स डालता हूँ अपने, और इस टेलीग्राम पे मैं सुबह 10:30 बजे और शाम को 10:30 बजे रोज क्विज लेता हूँ। अगर आपको पसंद आए, चैनल अच्छा लगे, आप इससे रिलेटेड पॉलिटी भी देख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं रोज रोज वैसे भी नहीं कहता, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप दिल से उसे खुद रोज लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करेंगे। और धीरे धीरे मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स लाने वाला हूँ, लाइक इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर रोज लाना स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, अभी मैं ये एनालिसिस करने में लगा हूं कि क्या किस एग्जाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इन चीज़ों के लिए। बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा और इंग्लिश को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में, ये भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ड्रीम स्टेशन से कृपया जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।